सब लिखा है सब। चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे हाइड्रोफिली के बारे में, और हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल के द्वारा होने वाला परागण। अच्छा, अब आइए हाइड्रोफिली में एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है। सर, ये जो आप जल के द्वारा परागण जो बताए हुए थे, ये दो तरह से होता है। क्योंकि जल के द्वारा परागण का मतलब होता है, जल के द्वारा परागण को ही हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। यानी जब पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हो तो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली। अच्छा, अब ये दो तरह से होता है। सर, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन जो है दो तरह से कैसे होगा? तो देखिए, एक तो होता है सर जल के अंदर, एक होता है जल के बाहरी सतह पर। तो एक को हम लोग बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली। यानी सर हाइड्रोफिली दो प्रकार के होते हैं, ईपी हाइड्रोफिली, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। अब सुनिएगा, ईपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है सर, और हाइपो हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? अब यहाँ हाइड्रोफिली का हिंदी सुनिए, हाइड्रोफिली ये हुआ। हाइड्रोफिली के दो प्रकार होते हैं, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। इसको हिंदी में हम लोग ईपी हाइड्रोफिली कहेंगे, इसको हिंदी में हम लोग हाइपो हाइड्रोफिली कहेंगे। समझे बात को? ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। अब सुनिएगा, ईपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है व्हेन पॉलिनेशन, यानी जब पानी के द्वारा परागण पानी के सतह पर हो तो उसको ईपी हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्या बोलिएगा? जब पानी के द्वारा परागण पानी के सतह पर हो तो उसको ईपी हाइड्रोफिली कहा जाता है, और जब पानी के द्वारा परागण पानी के सतह के अंदर हो तो उसको हाइपो हाइड्रोफिली कहा जाता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे व्हेन पॉलिनेशन बाई वाटर, यानी जब जल के द्वारा परागण बाई वाटर occurs on the सतह ऑफ पानी, ऑन द सरफेस ऑफ पानी, वही हुआ वाटर। यानी कि व्हेन, इसका मतलब हुआ हाइड्रोफिली क्या है? तो व्हेन पॉलिनेशन बाय वाटर अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ हाइपोहाइड्रोफिली है। हाइपोहाइड्रोफिली क्या है? तो क्या बोलिएगा? व्हेन पॉलिनेशन बाय वाटर occurs inside the surface of water। अरे समझे बात को? यानी कि जब जल के द्वारा परागण जल के सतह के अंदर हो तो उसको हम लोग हाइपो हाइड्रोफिली कहते हैं। तो ईपी हाइड्रोफिली क्या है और हाइपो हाइड्रोफिली क्या है, ये पता चला? सर, ईपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है जब जल के द्वारा परागण जल के सतह के अंदर जल के सतह पर हो तो उसे ईपी हाइड्रोफिली कहा जाता है। जब जल के द्वारा परागण जल के सतह के अंदर हो तो उसे हाइपो हाइड्रोफिली कहा जाता है। चलिए, अब इसको पहले एक बार आप नोट कीजिएगा।
चलिए अब इसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखा जाएगा, जब जल के द्वारा परागण जल के सतह पर हो तो उसे, केवल वीडियो मत देखिए बाबू, जो लोग अगर ऑनलाइन में भी लिख रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो वीडियो नहीं देखें, वीडियो को देख देख के साथ साथ लिखना भी शुरू करें, क्योंकि हम कुछ देर रोक भी देते हैं इसलिए ताकि आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जब जल के द्वारा परागण जल के सतह पर हो तो उसे इपीहाइड्रोफिली, तो उसे जब जल के द्वारा, लिखे तो हैं, जब जल के द्वारा परागण जल के सतह पर हो उसे इपीहाइड्रोफिली कहा जाता है, इपीहाइड्रोफिली कहा जाता है। अच्छा, हाइपोहाइड्रोफिली क्या है? जब जल के द्वारा परागण जल के सतह के अंदर हो उसे हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। चलिए, अच्छा अभी हम लोग क्या देखें, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली। याद रखिएगा, ईपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है सर? जब पानी के द्वारा परागण पानी के सतह पर हो, बस समझ में आया? जब पानी के द्वारा परागण पानी के सतह पर होगा तब उसको ईपी हाइड्रोफिली कहा जाएगा। और जब पानी के द्वारा परागण पानी के सतह के अंदर हो, जैसे मान लीजिए पानी का सतह ये है और पानी के सतह के अंदर अगर परागण हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब उसको कहा जाएगा हाइपोहाइड्रोफिली। तो देखिए, जैसे हाइपोहाइड्रोफिली में जो पौधा होगा ये छोटे कद का पौधा होगा और ये पानी के अंदर ही रहता है। जैसे इसमें सी ग्रास आता है, जोस्टेरा, जोस्टेरा जिसको समुद्री घास के नाम से जानते हैं, हाइड्रीला, सेरेटोफाइलम, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ये सभी पौधों में क्या होता है कि सर पानी के द्वारा परागण पानी के सतह के अंदर होता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे होंगे पानी इसके बहुत ऊपर है, मछली छोटी छोटी दिख रही होगी, इसमें स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें ये मछलियां बता रही है कि ये पानी जो है बहुत गहरा गहरा है और ये पौधा उसके अंदर छोटा छोटा पौधा, इसका कद नहीं देख रहे हैं, इतना तक ही कद है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाले फिगर में, इसमें क्या दिख रहा है कि पानी जो होता है ये पानी का पूरा सतह यहीं तक है और ये पौधा पानी के सतह पर ग्रो किया हुआ है, लेकिन ये पौधा यहीं तक रहेगा, पानी के अंदर रहेगा। तो पानी के सतह के अंदर इसमें परागण होगा। आई वेलिस्नेरिया है तो वेलिस्नेरिया में पानी के सतह पर परागण होता है। तो वेलिस्नेरिया किसका एग्जाम्पल है? तो सर वेलिस्नेरिया ईपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। और हाइपोहाइड्रोफिली का जो एग्जाम्पल होता है ये है, जैसे कि अब इधर हम लोग इसके बारे में लिख लिया जाए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली हो गया। अच्छा, ईपी हाइड्रोफिली का 2 एग्जाम्पल होता है, जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वेलिस्नेरिया का, तो वेलिस्नेरिया, और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये भी पानी में रहने वाला पौधा है, जलीय पौधा, इसका नाम है रूपिया। और रूपिया में भी परागण कहाँ होता है? ईपी हाइड्रोफिली वाला पॉलिनेशन होता है। चलिए, तो इसको पहले एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंतर्गत अगर हम लोग आते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसमें लिख लेंगे जोस्टेरा, और जोस्टेरा को हम लोग क्या बोलते हैं? सी ग्रास कहते हैं। सी ग्रास मतलब समुद्री समुद्री घास, जोस्टेरा। अच्छा, अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जोस्टेरा के बाद आ जाएगा हाइड्रीला। ठीक है, हाइड्रीला, जोस्टेरा, हाइड्रीला,
और सेरेटो फाइलम। सेरेटो फाइलम लिख लेंगे। ये सब में हाइपोहाइड्रोफिली होता है, इधर ईपी हाइड्रोफिली होता है। चलिए उतार लिए सब लोग, तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल भी हो गया, दोनों एग्जाम्पल को मिला दीजिएगा, हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहां से शुरू होता है हम लोग का अब फिर से बायोटिक फैक्टर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग इसका एक बार देख लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, बायोटिक फैक्टर से पहले हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए इसका। देखिए क्वेश्चन यहाँ है, सबसे पहले सरिंसी ग्रास जैसे सच जोस्टेरा, जोस्टेरा को ही ना हम लोग समुद्री घास के नाम से जानते हैं, यानी कि सर इंसी ग्रास यानी समुद्री घास में, जैसे कि जोस्टेरा में, ठीक है, जोस्टेरा में ईपी हाइड्रोफिली होता है। जैसे पहला ऑप्शन ईपी हाइड्रोफिली ऑकर्स कॉमनली, मतलब इसमें क्या सी ग्रास में समुद्री घास में ईपी हाइड्रोफिली होता है। यह फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर, मेल pollen grain are spherical and are carried, अरे सुनिए, spherical and are carried actively inside water, pollen grains floats on the water surface। सुनिए ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, समुद्री घास जैसा कि जोस्टेरा में, तो सबसे पहली बात है कि जोस्टेरा में क्या होगा कि परागण पानी के अंदर होगा, तो 3 नंबर को अगर आप कहते हैं, पहला तो नहीं होगा, ईपी हाइड्रोफिली होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हाइपोहाइड्रोफिली होता है। पोलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल, परागकण गोलाकार होगा, एंड आर कैरिड एक्टिवली इनसाइड द वाटर, और ये पानी में, पानी के अंदर कैरिड जो है, ये कैरिड पैसिवली की एक्टिवली, पानी के बहाव के कारण ही नहीं जाएगा जी, तो पानी के अंदर सक्रिय रूप से कैसे चलेगा, क्योंकि इसके पास तो खुद चलने की कोई क्षमता नहीं है, ये नॉन मोटाइल होता है।
तो इसलिए ये इसमें हो जाना चाहिए पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। पोलन ग्रेन जो है परागकण पानी के सतह पर इसमें तैरते रहता है जो स्टेरा में, और पॉलिनेशन पानी के अंदर होता है, सतह पर रहेगा लेकिन पानी के अंदर इसमें पॉलिनेशन होगा उसके द्वारा, उस परागकण के द्वारा। एक मिनट, इसमें जो है ना क्वेश्चन गलत नहीं ना है, क्वेश्चन सही है, इसको क्वेश्चन को कैसे गलत हम लोग कह देंगे। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ पहले ध्यान से समझिएगा, हम लोग अच्छा से नहीं पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पानी के ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली दो तरह का होता है। ईपी हाइड्रोफिली का मतलब है पानी के सतह पर परागण होगा, पॉलिनेशन होगा। तो पानी के सतह पर अगर होगा तब पोलन ग्रेन उस केस में पानी के सतह पर छोड़े जाएंगे। बस समझ में आया। यहाँ लिखा हुआ है चौथा ऑप्शन, ध्यान से सुनिए पढ़िए, पोलन ग्रेन फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस, यानी परागकण पानी के सतह पर तैरता है। तो पानी के सतह पर इसमें परागकण क्यों तैरेगा भाई, अगर जोस्टेरा है तो? क्योंकि जोस्टेरा में तो हम लोग जानते हैं ईपी हाइड्रोफिली तो होता नहीं है, तो ईपी हाइड्रोफिली के जगह पर क्या होता है, हाइपो हाइड्रोफिली होता है। ये बात समझ में आया सर? होता तो इसमें हाइपो हाइड्रोफिली है। चलिए अच्छा, तो समुद्री घास जैसे जोस्टेरा में हाइड्रोफिली के द्वारा परागण होता है, हाइड्रोफिली वाला हाइपो हाइड्रोफिली वाला परागण होता है, यानी कि पानी के सतह के अंदर होता है। तो जब पानी के सतह के अंदर होगा तो वहाँ परागकण पानी के सतह के अंदर है ना छोड़े जाएंगे, तो पानी के सतह पर परागकण क्यों रहेगा? तो इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत है। बात समझ में है? पोलन ग्रेन फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस नहीं, वाटर सरफेस पर तैरेगा मतलब ईपी हाइड्रोफिली में चला जाएगा। तब एग्जाम्पल यहाँ जोस्टेरा का है, जोस्टेरा हाइपो हाइड्रोफिली है, ठीक है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा दूसरा तीसरा ऑप्शन को एक बार पढ़िए, पोलन ग्रेन आर स्फेरिकल, परागकण स्फेरिकल होता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ के लिए नहीं होता है। इस तरह के कुछ प्रजातियों में ये बात सही है। देखिए परागकण स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, हम इसका कटाव नहीं कर रहे, परागकण तो होता ही है गोलाकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन इस तरह के अधिकतर प्रजातियों में परागकण जो होता है लंबा होता है और रिबन के समान होता है। इस तरह के अधिकतर प्रजातियों में परागकण लंबा और रिबन के समान होता है, स्फेरिकल नहीं होगा। और कैरिड एक्टिवली नहीं, एक्टिवली तभी जा सकता है जब वो खुद गतिशील हो, चलनशील हो। तो आपको तो पता है कि पौधों में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, अचलनशील होते हैं, तो एक्टिवली तो कभी होगा नहीं, तो यहाँ पैसिवली होगा। और इनसाइड वाटर यानी पानी के अंदर, तो ये बात तब सही रहता जब ऐसे लिख कर आता कि पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक एंड आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, तब ये तीसरा ऑप्शन सही था। तो अगर कहीं एग्जाम में आए नीट में तो हो सकता है कि ये तीसरा ऑप्शन जैसे हम लोग सुधार रहे हैं वैसे आ गया, तभी सही है। लेकिन यहाँ देखिए तो फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी मादा पुष्प पानी के अंदर धंसे होते हैं। सही बात है, पानी के अंदर है ना धंसा हुआ होगा, पानी के सतह के अंदर धंसे हुए होते हैं। तो फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड यानी धंसा हुआ होना इन वाटर, पानी के अंदर धंसे होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही है। इसका हिंदी हो जाए, इसका हिंदी होगा, क्वेश्चन उतार लीजिए, जैसे जैसे बात हम लिखे हुए वैसे आप लोग भी लिख लीजिएगा। समुद्री घास जैसे जोस्टेरा में होता है, क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका लिख लेंगे मादा पुष्प पानी में अंदर धंसे होते हैं, पानी के अंदर धंसा हुआ रहेगा, और नर युग्मक पानी के अंदर छोड़े जाते हैं। दो ऑप्शन से अरे भाई दो सही है, तीन सही नहीं ना होगा, तीन भी गलत हो जाएगा। तीन जो पहले से लिखा है वो गलत है, ये सही तब रहता अगर ऐसे लिखता कि पोलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड स्फेरिकल, सॉरी लॉन्ग एंड रिबन लाइक। हम जो लिखे हैं वैसे आप लोग उतार लीजिए ताकि आपको भी पता चले कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर ऐसे मतलब अरे नहीं समझे बात को,
ये पता चले, सुनिए, अच्छा कहीं अगर अगला क्वेश्चन आप देखिए, चाहे कोई आपसे पूछ दिया, सुनिए आपसे कोई पूछ दिया कि जोस्टेरा में पोलन ग्रेन कैसा होता है, कि पता होना चाहिए ना कि पोलन ग्रेन आर लॉन्ग, यहाँ लंबा होता है, गोलाकार नहीं होता है, एंड रिबन लाइक यानी रिबन के समान, पट्टी के जैसा रिबन के समान होता है, और कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और जल में निष्क्रिय रूप से गति करता है। अच्छा कोई बात नहीं, हम नोट करके इसी बात को लिखवा दें। आप लोगों को तकलीफ हो रही है शायद लिखने में, तो नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। NOTE नोट, नोट माने टिप्पणी। चलिए कैसे लिखेंगे, इन जोस्टेरा, अच्छा है इस तरह के जितना भी प्रजाति उसमें अधिकांशतः में ऐसे ही होता है, ये बात याद रखिएगा। मतलब जिसमें हाइपोहाइड्रोफिली हो रहा है उसमें इंजोस्टेरा पोलन ग्रेन्स यानी पराग कण क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर सॉरी आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, रिबन लाइक, रिबन मतलब क्या होता है, पट्टी के जैसा, हाँ रिबन के समान, वही में पट्टी चौड़ा, ठीक है, यानी चपटा, ठीक है, हाँ तो लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ठीक है, एंड रिबन लाइक एंड कैरिड पैसिवली inside the water, यानी कि इसका मतलब हुआ जोस्टेरा में परागकण, जोस्टेरा में परागकण लंबे कॉमा रिबन के समान और रिबन के समान और निष्क्रिय रूप से रिबन के समान होते हैं, कर दीजिए, रिबन के समान होते हैं और पानी में निष्क्रिय रूप से रूप से गति करते हैं। निष्क्रिय जैसे लगा दिए, मतलब खुद से नहीं चलते हैं, पनिया उनको इधर उधर लेके जाता है वाटर करंट के द्वारा। चलिए इसके जस्ट नीचे में एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, नीट का ये सब क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली का उदाहरण क्या होगा, तो सर वेलिस्नेरिया। ये भी पौधा ही है।
हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेलिस्नेरिया। तो इसका भी हिंदी लिखना होगा क्या? ईपी हाइड्रोफिली का उदाहरण है, हिंदी हो जाएगा इसका? कुछ लोग बोलिए नहीं रहे हैं। ईपी हाइड्रोफिली का उदाहरण है। चलिए, तो ईपी हाइड्रोफिली का उदाहरण है, कौन है जी? तो सर ईपी हाइड्रोफिली का उदाहरण है वेलिस्नेरिया। ठीक है, इसमें हो जाएगा वेलिस्नेरिया। अच्छा, अब एक यहाँ पे आपको मिला होगा छोटा सा पॉइंट यहाँ है, नीलम्बियम। याद रखिएगा, नीलम्बियम को इसी को कॉमन भाषा में हम लोग लोटस, हिंदी में कमल के नाम से जानते हैं, जलीय पौधा है। हाँ, नीलम्बियम को हम सामान्य रूप से लोटस यानी कमल कहते हैं। ना ना, अभी मत सोचिएगा इसमें उसको छोड़कर बाकी सारा एग्जाम्पल हाइपोहाइड्रोफिली वाला हो जाए, ऐसा नहीं सोचना है। इसलिए नहीं सोचना है, कमल जो है ये जल में रहता तो है, जलीय पौधा तो है, लेकिन जल के द्वारा परागण इसमें होता ही नहीं। इसमें इंसेक्ट और हवा के द्वारा, इंसेक्ट और हवा ईयर के द्वारा होता है। लिख लिए? अब हटा दें इसको। चलिए, एनसीईआरटी का इसी में एक नोट पॉइंट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट दिया हुआ है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, इन मोस्ट ऑफ द वाटर pollinated species, in most of the water pollinated species, ठीक है, pollen grains are protected from wetting by a Mucilla genus covering। देखिए, तो हिंदी में गीला लिखा हुआ है क्या इसका शब्द? लास्ट पॉइंट तो दिखाई, तो इसमें हिंदी में गीला ही होगा। लय जल परागित अधिकतर प्रजातियों में पराग कणों को पानी के भीतर गीले सलेस्मा का, गीले, हाँ, वेटिंग मतलब होता है गीला, गीले। म्यूसिला जीनस मतलब हो गया सलेस्मा युक्त, तो सलेस्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। हो गया? लिख लिया क्या? अच्छा, हो गया।
इसको नोट कर लेना है। एनसीईआरटी का एक छूटा हुआ पॉइंट था, नहीं देखा जाता तो छूट जाता, वैसे ही रह जाता, तो लिख लीजिएगा। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज, यानी कि अधिकतर जल के द्वारा परागण होने वाले प्रजातियों में पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, यानी परागकण सुरक्षित होते हैं किसके द्वारा, किसके द्वारा परागकणों को सुरक्षित रखा जाता है, तो फ्रॉम वेटिंग, यानी गीला होने से बचाने के गीला होने से, यानी पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलाजिनस कवरिंग, यानी परागकण गीला ना हो जाए, तो उस परागकण को गीला होने से सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए किसके द्वारा बचाया जाता है सर, एक सलेस्मा युक्त, यानी सलेस्मक, उसको सलेस्मक कहते हैं, सलेस्मा युक्त आवरण के द्वारा इनको गीला होने से, परागकणों को गीला होने से बचाया जाता है। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे। अधिकतर परागकण के द्वारा अधिकतर पानी के द्वारा परागण करने वाले प्रजातियों में, या अधिकतर पानी के द्वारा परागण होने वाले प्रजातियों में, अधिकतर पानी के द्वारा परागण करने वाले पौधे में, या होने वाले पौधे में, हो गया प्रजातियों में, क्या लिखे हैं, अधिकतर पानी के द्वारा परागण करने वाले प्रजातियों में, अधिकतर पानी के द्वारा परागण करने वाले प्रजातियों में परागकण को एक सलेस्मक आवरण, यानी सलेस्मा युक्त आवरण, उसी को सलेस्मक आवरण बोलते हैं। परागकण को एक सलेस्मक आवरण, परागकण को एक सलेस्मक आवरण, हाँ सलेस्मक आवरण, सलेस्मक समझते हैं, सलेस्मा इतने दिन से नहीं पढ़े हैं, सलेस्मा, ठीक है, जो चिपचिपा लुब्रिकेशन, तो सलेस्मक आवरण, एक बार फिर से हिंदी दिखाई तो कैसे बोले थे, हम बोले थे अधिकतर पानी के द्वारा अधिकतर पानी के द्वारा परागण करने वाले प्रजातियों में परागण को एक सलेस्मक आवरण, हाँ सलेस्मक आवरण के द्वारा गीला होने से बचाया जाता है। सलेस्मक आवरण के द्वारा परागकण को गीला होने से बचाया जाता है। अच्छा है, परागकण नहीं भी लिखेगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि पहले से लिखवा दिए थे। अधिकतर पानी के द्वारा परागण करने वाले प्रजातियों में परागकण को एक सलेस्मक आवरण के द्वारा गीला होने से बचाया जाता है। ठीक है, चलिए हो जाएगा। बाकी ये बात का ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ, अभी हम लोग जो क्वेश्चन अभी बनाए हैं, इस क्वेश्चन में आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिला है जो एनसीईआरटी का लाइन है, हम अलग से नहीं लिख रहे हैं उसको, ये बात याद रखिएगा। इन जोस्टेरा, ये जोस्टेरा क्या है, जलीय पौधा है जिसमें जल के द्वारा परागण होता है। तो कुछ जलीय पौधे जैसे जोस्टेरा की अगर बात हम लोग करें, जिसमें जल के द्वारा परागण होता है, इसमें परागकण लंबा होता है और रिबन के समान होता है, फीता के समान होता है, और निष्क्रिय रूप से पानी के अंदर परागकण क्या होता है, तैरते रहता है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है पॉलन, ये दूसरा ऑप्शन है फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। तो याद रखिएगा सर, जोस्टेरा में मादा पुष्प पानी के अंदर धंसे होते हैं और परागकण पानी के अंदर ही तैरते रहते हैं। ये सब बात याद रखिएगा। ये हम अगर फिगर अलग से नहीं लिखवा रहे हैं, तो समझिए एनसीईआरटी का लाइन है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जिसमें एनसीईआरटी का लाइन है, तो वो लाइन याद रखना है। कैसे याद रखिएगा कि सर जोस्टेरा में मादा पुष्प पानी के अंदर धंसे होते हैं, हो जाएगा।
चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, अब बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर को 2 नंबर कर दिया जाए। बायोटिक फैक्टर यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैविक कारक। ठीक है, जैविक कारक। अब आइए बायोटिक फैक्टर के बारे में बताइए, क्या हो जाएगा? बायोटिक फैक्टर में सर, बायोटिक फैक्टर में इसमें आता है पहला नंबर, पहले हम लोग जूफिली लिखेंगे। सबसे पहला बात, मतलब इसमें पहला बात लिखिए, चाहे स्टार पॉइंट बनाकर, चाहे जूफिली केवल लिखिए, क्योंकि बायोटिक में जूफिली ना होता है। बायोटिक मतलब जैविक, जैविक यानी जीव, और जीव के द्वारा परागण होगा यानी जंतु के द्वारा परागण होगा तो उसको जूफिली कहा जाएगा। ठीक है, जूफिली। जूफिली मतलब क्या हुआ? जंतु परागण यानी जंतु के द्वारा परागण। तो हम लोग इसमें भाषा कैसे लिख सकते हैं? when pollination occurs by animals are called zoophily. When pollination occurs by animals are called zoophily, यानी जब परागण जंतुओं के द्वारा हो, काहे नहीं लिख सकते हैं? सजीवों भी लिख सकते हैं। जब परागण जंतुओं के द्वारा हो तो उसे जूफिली कहा जाता है। तो उसे जूफिली कहा जाता है। तो जब परागण जंतुओं के द्वारा हो तो उसे जूफिली कहा जाता है। बस समझ में आया? जब परागण जंतुओं के द्वारा हो तो उसे जूफिली कहा जाता है। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफिनेशन को लिख सकते हैं, बताए भी थे आप लोगों को, अथवा करके लिखने का तरीका, यानी when pollination सॉरी ऐसे नहीं लिखिए भाई, तो सेम हो जाएगा। when transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by when transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by animals are called zoophily. ठीक है, एंड दिस फ्लावर मतलब कि, और इस पुष्प को क्या कहा जाता है? एंड दिस फ्लावर्स आर कॉल्ड जूफिलस फ्लावर। ए भाई, समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब हुआ सर, जब पानी के द्वारा जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जंतुओं के द्वारा हो तो उसे जंतु परागण यानी जूफिली कहा जाता है। और ये पुष्प जूफिलस पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे?
जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अच्छा सुनिए ना, इसको दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र कर देते हैं। दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो उसे जूफिलस, सॉरी उसको जूफिली, तो उसे जूफिली कहा जाता है। और ये पुष्प जूफिलस पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो उसे जूफिली कहा जाता है, और ये पुष्प जूफिलस पुष्प कहलाते हैं। समझे बात को? तो जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो, जंतु द्वारा तो इसमें हम लोग लिखे ही नहीं है कहीं। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अरे यार आप लोग भी नहीं बताते हैं, चुपे चाप छापते जाते हैं, छापते जाते हैं। वर्तिकाग्र पर जंतुओं के द्वारा हो, जंतुओं के द्वारा हो तो उसे जूफिली कहा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आज इतना ही रहने दिया जाए, इसलिए क्योंकि पता नहीं आज दिमाग थोड़ा, पहले चले गए थे बारात में, इस कारण से दिमाग में काम नहीं कर रहा है आज। हो गया? अच्छा, इसको लिख लिए। चलिए, जैसे में अगर बोला जाए तो ये सब हो जाएगा। इसमें कौन कौन, जैसे लिख ही लीजिए, काहे जैसे छोड़ा जाएगा? इतना तो दिमाग काम कर रहा है, क्या जैसे वाला कम से कम लिखा जाए। ठीक है, अच्छा इसमें हो जाएगा जैसे सर बाई बैट, या सीधे नाम लिख देते हैं ना, बैट। बैट मतलब बल्ला, चमगादड़, बैट। उसके बाद क्या हो जाएगा सर? बर्ड, पक्षी। जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं ना? अरे भगवान, ये भाई हम बारात गए थे, ठीक है, हम दो सही से सोए नहीं है, आप लोग तो ठीक है ना? यहाँ पौधा का नाम हम क्यों लिखेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? जंतु के द्वारा परागण। तो कौन कौन जंतु है जो परागण करता है, पहले उस जंतु का नाम जानिए। अब वो जंतु किस पौधा में परागण करेगा, जब उस जंतु के बारे में पढ़िएगा तब ना वहाँ एग्जाम्पल लिखिएगा। समझे बात को? जब आप चमगादड़ के द्वारा पढ़िएगा तब ना पढ़िएगा कि चमगादड़ किस में करता है, लेकिन अभी तो पढ़ना है किस जंतु के द्वारा होता है। तो जैसे चमगादड़, पक्षी, और बोलिए ना जी, बोलिए नहीं रहे हैं आप लोग, स्नेल, घोंघा,
घोंघा, एंट या टर्माइट, और भी कोई है? स्नेल हो गया। एंट या टर्माइट एंड इंसेक्ट्स। ये तो आप लोग को बताया गया है कि जब चमगादड़ के द्वारा परागण होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? काइरोप्टेरोफिली। पक्षी के द्वारा होगा तो क्या कहा जाएगा? ऑर्निथोफिली। सांप के द्वारा होगा तो क्या कहा जाएगा? ओफियोफिली। घोंघा के द्वारा होगा तो क्या कहा जाएगा? मेलेकोफिली। और चींटी और दीमक के द्वारा होगा तो मायरमेकोफिली। और इंसेक्ट के द्वारा होगा तो इंटोमोफिली। ये सब याद रखिएगा, ये सब जंतु का नाम हो गया जो परागण करते हैं। तो ये समझिए जूफिली के एग्जाम्पल हुए। अभी हम लोग को अब ये नहीं कि अब अलग अलग हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, अभी फिर इसके बारे में जानना है कि जूफिलस फ्लावर कैसे होते हैं। तो जूफिलस फ्लावर के बारे में भी लिख लिया जाए, वो कैसे होते हैं। अच्छा एक मिनट, ये बताइए जूफिलस फ्लावर कैसे होते हैं। लिखना नहीं है, खाली समझना है। तो जूफिलस फ्लावर तो लिखेगा कौन? आप ही लोग को लिखना है। जूफिलस फ्लावर आर अट्रैक्टिव होता है कि नहीं जी? यानी जूफिलस पुष्प, जूफिलस पुष्प क्या होते हैं? तो सर जूफिलस पुष्प आकर्षक, आकर्षक, ठीक है, आकर्षक होते हैं। अच्छा उसके बाद क्या बोलिएगा सर? दे आर कलरफुल, यानी कि ये रंग बिरंगे होते हैं, तब ना कोई भी जंतु उसके तरफ में आकर्षित होगा। ठीक है, ये रंग बिरंगे होते हैं, आकर्षक दिखना चाहिए दूर से, ताकि कोई भी कीड़ा उसके तरफ में आए, कोई भी एनिमल उसके तरफ में आए, जंतु। हाँ, दे आर कलरफुल, यानी कि ये रंग बिरंगे होते हैं। और फिर इनके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? दे हैव अ स्पेशल फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस रहेगा तब कोई भी जंतु इसके तरफ में खुद चल कर आएगा कि वह कितना अच्छा सुगंध है। फ्रेग्रेंस। अब मान लीजिए कोई क्लास में आया सेंट मार के अगर आया हुआ है, तो अक्सर क्या होता है कि उससे बच्चा पूछता है, कोई पूछता है भाई कौन सा सेंट लगाए हो, कौन कंपनी का है, कहाँ से खरीदे हो, बहुत अच्छा महक रहा है, अच्छा स्मेल है। तो मान लीजिए कि जब हम इंसान आकर्षित हो जाते हैं कोई सेंट पर, तो फिर वो तो कीड़े मकोड़े हैं भाई, तो उनको भी आकर्षित होने के लिए तो चाहिए ना कि फ्लावर क्या होना चाहिए सर? फ्लावर आकर्षक होना चाहिए, फ्लावर रंग बिरंगे होनी चाहिए, इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होना चाहिए। दे हैव अ स्पेशल फ्रेग्रेंस, यानी इनमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता। दे हैव अ स्पेशल फ्रेग्रेंस, यानी इसमें
इनमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। अच्छा, एक खास बात और जान लीजिए कि सर ये फ्लावर अगर बड़ा नहीं होगा तो दूर से दिखेगा, तो लिख लेंगे दीज फ्लावर्स आर, अच्छा है सीधे लिख लीजिए दे आर लार्ज, ये बड़े होते हैं। कौन बड़ा होता है? फूल की बात हो रही है ना, देख नहीं रहे हैं, पहले ही लिख दिया जूफिलस फ्लावर आर अट्रैक्टिव, यानी कि जूफिलस पुष्प आकर्षक होते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग सारा बात कर रहे हैं। तो दे आर लार्ज यानी ये बड़े होते हैं। ये पुष्प जो होता है बड़ा होता है ताकि दूर से कीड़ों को दिखे और कीड़े उसके पास आए, उसमें से अमृत ग्रंथि को निकालने के चक्कर में वो क्या करें, ये क्या बोलते हैं, अमृत ग्रंथि परागकण भी परागण करें, पॉलिनेशन करें। तो चलिए सर एगो बात तो बच गया, आखिर वो किसके लिए वहां जाएंगे पौधा के पास, तो ये सारा कहानी एक ही चीज के लिए है। अब मान लीजिए फ्लावर दूर से देखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, और उसके पास पहुंचने के बाद वैसा कोई चीजें नहीं है जिसके लिए कोई कीड़े मकोड़े उसके पास गए हैं। सुगंध अच्छा है लेकिन वहां जा रहे हैं तो अमृत ग्रंथि है ही नहीं जिसको वो खींच सके, तो फिर एक बार तो धोखा खा लेगा लेकिन दोबारा नहीं जाएगा वहां, समझ गए। तो इसलिए दे हैव नेक्टर ग्लैंड, यानी इनमें क्या होना चाहिए, इनमें अमृत ग्रंथि होना चाहिए। दे हैव लिख लेंगे, इनमें अमृत ग्रंथि होता है और उस अमृत ग्रंथि से अमृत रस निकलता है, ठीक है, और वहीं अमृत रस को चूसते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। कल का जो हम लोग पॉलिनेशन पढ़ा जाएगा, कल से शुरुआत पहले किया जाएगा इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। ये आपका पूरा एनिमल के द्वारा हो गया। अब हेडिंग जो आप नेक्स्ट वाला कल के लिए जो डालेंगे वो आपका हेडिंग है, पहला नंबर पॉइंट है इसमें इंटोमोफिली। इंटोमोफिली का मतलब क्या होता है, तो सर कीटों के द्वारा परागण, यानी जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है तो उसको इंटोमोफिली कहा जाता है। और उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा पॉइंट सुनिए। अब ये इंटोमोफिली कोई पढ़ाए चाहे ऑफियोफिली पढ़ाए, सब में तो ये कंडीशनवा तो सब में होगा, हेलो ये बात तो सब में होगा भाई। अब जितना भी एनिमल के द्वारा परागण, चाहे वो किसमें से किसी का भी नाम आपको पढ़ना क्यों नहीं हो, सब में क्या होता है, जूफिलस पुष्प आकर्षक, सब में तो वही ना लिखिएगा कि ये पुष्प आकर्षक होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, इनमें विशेष प्रकार का सुगंध होता है, ये बड़े होते हैं, इनमें अमृत ग्रंथि होता है, तो सब में लिखिएगा। तो सब में अब लिख कर क्या फायदा, अब यहीं से हम लोग को याद कर लेना है। अब हम लोग सिर्फ एक डिफिनेशन और एग्जाम्पल सिर्फ अब इतना ही लिखते चलेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग पूरा ये टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। इंटोमोफिली के बारे में, इंटोमोफिली का मतलब है कीटों के द्वारा परागण, इसमें सबसे ज्यादा कीट के द्वारा परागण ही होता है। और जितना भी पौधा है अगर पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा कीट के द्वारा परागण, बताइए कौन सा कीट के द्वारा होता है, ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा कीट के द्वारा परागण हनी बी के द्वारा होता है। मधुमक्खी अकेले 80% से भी अधिक परागण करती है, समझे। नीट का भी एनसीईआरटी का लाइन है और नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोर देन 80% पॉलिनेशन अकर्स बाय हनी बी, ठीक है। हाँ ये बात याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ तक पढ़ कर आइए, बाकी एनसीईआरटी बुक को एकदम रीडिंग डालते रहिए भाई। एनसीईआरटी जो जितना पढ़ रहे होंगे उनको और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है।